गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है ये होने वाली है हमारी जो अकाउंटेंसी की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, उसका पहला लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है एफए के सिलेबस में, 30 मार्क्स कैरी करता है। तो दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पूरे अकाउंटेंसी को अच्छे से पढ़ें। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है लेक्चर 1 ऑन अकाउंटेंसी, जहाँ पे हम अकाउंटेंसी के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बुक कीपिंग के बारे में भी पढ़ेंगे एंड अकाउंटेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकसद हैं बुक कीपिंग को पढ़ने के। फिर बुक कीपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे बुक कीपिंग यूज़ होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस होता क्या है। देन हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो किस पे आधारित है, कौन कौन से कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, उन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ स्टैंडर्ड्स हम इंडिया के स्टडी करेंगे और कुछ हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो समझेंगे। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करोगे तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको अकाउंटिंग का मीनिंग पता चल जाएगा। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अकाउंटिंग होती क्या है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का जो है मीनिंग पता चल जाएगा। ऑल्सो बुक कीपिंग जो होती है उसका क्या रोल है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या फ़ायदा है बुक कीपिंग का, वो भी जो है बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड सिमिलरली अभी जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बुक कीपिंग होती क्या है। अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज़ कॉल्ड एज बुक कीपिंग। अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिज़नेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में क्या है, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ बिज़नेस। अब बिज़नेस क्या होता है, कोई भी बिज़नेस है। लेट्स से हम एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज़ की। तो डोमिनोज़ जो है ये क्या है, ये एक रेस्टोरेंट है। तो डोमिनोज़ जो है वो एक रेस्टोरेंट है और अब डोमिनोज़ जो है वो एक टाइप का बिज़नेस है। अब डोमिनोज़ क्या करता है, डोमिनोज़ को पिज़्ज़ा बनाना है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए डोमिनोज़ को चाहिए रॉ मटेरियल, उसको चाहिए आटा। अब डोमिनोज़ क्या करेगा, वो किसी दुकानदार से आटा ख़रीदेगा। ठीक है। सिमिलरली जो वेजिटेबल्स, जो सब्ज़ी, जो वेजिटेबल्स जैसे जो स्पिनच या जो कैप्सिकम या जो अनियन या जो भी मसाले जो उसको लगेंगे वो भी वो ख़रीदेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल्स जो खरीद रहा है डोमिनोज़, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। इसी को हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बेसिकली कोई बिज़नेस जो है वो बिज़नेस चलाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदता है और कुछ चीज़ों को बेचता है। अब डोमिनोज़ जब रॉ मटेरियल खरीदेगा, रॉ मटेरियल को ख़रीदने के बाद वो उसको बेचेगा। तो बेचने का काम और ख़रीदने का काम जो है उसी को हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और यही बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है इससे डील करता है। इसको, इसी बिज़नेस ट्रांजैक्शन को अगर मैं किसी बुक के ऊपर नोट करूँगा, लिखूँगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब आपको पता चल गया। ठीक है। तो
कोई भी बिज़नेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन कामों में इन्वॉल्व होता है जिन कामों में पैसा इन्वॉल्व होता है। अब जैसे डोमिनोज़ की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो डोमिनोज़ जब रॉ मटेरियल ख़रीदेगा तो वो पैसे से ख़रीदेगा, वो दुकानदार को पैसे देगा और उसके बदले में जो है उसको अपना रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो ये जितने भी काम, ठीक है, ये जितने भी काम हैं जिन कामों में पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये काम जो है ये बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ को करने होते हैं, ठीक है। एंड अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़, एक बिज़नेस अगर चल रहा है तो जो बंदा उस बिज़नेस को चला रहा है उस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने कितना पैसा खर्च किया है और कितना पैसा मैंने अर्न किया है। अगर उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है, इतना पैसा कमाया है, तब जाके ही उसको पता चलेगा कि मेरा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर एक बिज़नेसमैन जो है वो अंधा पैसा खर्च कर रहा है, वो चीज़ें खरीद रहा है, बेच रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसने कितने का ख़रीदा, कितने का बेचा, तो प्रॉफिट वो लॉस में जा सकता है और फ्यूचर में हो सकता है कि उसका बिज़नेस बंद हो जाए। तो बिज़नेस को सही तरीके से चलाने के लिए ये जो नॉलेज है फाइनेंशियल, जो कितना पैसा वो कहाँ पे खर्च कर रहा है, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वो नॉलेज जो है वो बिज़नेस जो चला रहा है बंदा, उसके लिए ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है। अगर आपकी इनकम एक सर्टन लेवल से ज़्यादा है तो आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है। तब जाके फिर गवर्नमेंट आपकी इनकम को देखता है, एनालाइज़ करता है कि आप पे कितना टैक्स लगेगा। सिमिलरली इन्वेस्टर्स, अब जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ होती हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो उनका मकसद क्या होता है कि हम किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कंपनी जो है जिस कंपनी की वैल्यू जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाए। लेकिन कौन सी कंपनी जो है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना, किस कंपनी का शेयर खरीदना हमारे लिए सही रहेगा, वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है? वो चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जब हम उस कंपनी का देखते हैं कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। सिमिलरली कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के लिए इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्चर्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग के बारे में बताई, ठीक है, कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कहीं पे लिखना है, दैट इज़ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा, अकाउंटिंग के इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। अब अकाउंटिंग के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, आपको पता है कि आज से 2500 साल पहले इंडिया में एक एम्पायर जो है वो रूल करता था, और वो एम्पायर का नाम था मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ा राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जब उसका शासन चल रहा था तो उसके उसके बेसिकली उसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है। उसने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें हमें अकाउंटिंग उसमें जो है हमें ये जो हिसाब किताब है इसका मेंशन मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका नाम रखा गया था देशीनामा, ठीक है। और पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में जो अमीर लोग होते थे, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता था, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनका जो पैसा है उसको मैनेज करने का, उसको किस किस चीज़ पे खर्च करना है, कितना खर्चा करना है, वो चीज़, वो जो देख रेख है वो करते थे अकाउंटेंट्स, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, ये बेसिकली जो कोई अमीर इंसान होता था वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी का एक लिस्ट बनाते थे कि कितनी प्रॉपर्टी ये बंदा ओन करता है, ठीक है। और डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है बेसिकली जो पैसा हमने खर्च किया, जो हमारे जेब से गया, दैट इज़ कॉल्ड एज डेबिट। क्रेडिट मतलब जो हमारी जेब में आया। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो यूज़ है ये 12th सेंचुरी में होता था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, और ये इवेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो इवेंट हुआ 1494 में। 1494 में क्या हुआ, 1494 में ल्यूका डी बैर्गो पैकियोली,
ठीक है, जो कि इटली का एक व्यापारी था, उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, आप अभी ये चीज़ याद रख लो कि डबल एंट्री का मतलब इसमें दो एंट्रीज जो है वो की जाती हैं। ठीक है, एक साइड जो है, एक साइड इसमें डेबिट एंट्री की जाती है, दूसरी साइड क्रेडिट एंट्री की जाती है। अभी आप ये चीज़ याद रख लो, बाकी इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो दो एंट्रीज इसमें हम करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताओ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया। तो हु इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? ल्यूका डी बार्गो पेशियोली। ऑल्सो पूछा जा सकता है कि कब इंट्रोड्यूस किया? 1494 में इंट्रोड्यूस किया। और इसके बारे में पूछा जा सकता है ल्यूका डी बार्गो पेशियोली के बारे में कि कहाँ का मर्चेंट था, कहाँ का था वो, ही बिलोंग टू इटली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको पता है कि 18th एंड 19th सेंचुरीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्रीज़ बड़ी बड़ी जो है सेटअप की गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है काम होने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनी जिनके पास, जिनकी अर्निंग्स जो थी वो करोड़ों में थी, खरबों में थी। ठीक है, एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि एक इंसान होता था, वो ओन करता था पर्टिकुलर चीज़ को। उसके बाद क्या हो गया कि कंपनियां बन गई, और कंपनी जो थी वो बिल्कुल ही अलग थी, उसकी कोई ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे जो ओनर है उसको कोई नुकसान ना हो, इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए जो बिज़नेस, जितने भी बिजनेसेस थे उस टाइम पे, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की, उन्होंने ये चीज़ समझी कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जितना भी लाइक जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जितना भी पैसा हमारा खर्च हो रहा है किसी बिज़नेस को चलाने में, किसी इंडस्ट्री को चलाने में, या कितना भी पैसा हम लोग कमा रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग सिस्टम था, जो अकाउंटिंग है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, एंड 20th सेंचुरी में क्या हुआ? 20th सेंचुरी में जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी का एक मैनेजर होता है। मैनेजर समझ लो कि एक मेन, मतलब जो बंदा कंपनी के सारे काम को कंट्रोल करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। तो मैनेजर जो है उसके लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक उसके लिए जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डेवलप की जाए, तो एक सेपरेट ब्रांच जो है वो डेवलप की गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग का एक ब्रांच, एक स्पेसिफिक ब्रांच बन गई। ठीक है, ऑल्दो जब अकाउंटिंग स्टार्टिंग में बनी थी, तो स्टार्टिंग में इसका फोकस किसी पर्टिकुलर इंसान पे था, ये लोगों से डील करती थी, इंडिविजुअल लोगों से डील करती थी, लेकिन बाद में इसका फोकस जो था वो पूरे समाज पे आ गया था। ठीक है, 21st सेंचुरी में जो है क्योंकि आपको पता है कि 21st सेंचुरी कैपिटलिज्म बढ़ गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप हुई, तो दैट इज़ वाई आज के टाइम पे अकाउंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट के तौर पे जो है एमर्ज होके जो है ये आया है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि कुछ देशों की जीडीपी उतनी नहीं होती जितनी कंपनीज़ का जो नेट वैल्यूएशन है वो है। फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करें, या टेस्ला की बात करें, या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। ठीक है, तो ये हमने अकाउंटिंग का थोड़ा सा इतिहास जो है उसको जाना। अब हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग का मीनिंग जो है वो होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? सबसे पहले तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक बिज़नेस है वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब कि जो भी पैसा वो खर्च कर रहा है, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको जब हम लिखते हैं एक बुक में, जिसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख कहीं पे भी लिख देते हैं, नहीं, हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है हम लोग लिखते हैं, तो इस काम को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट, जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं या जो भी हम लोग कमा रहे हैं, उसको हम लोग डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे 1 जनवरी को जो हमने खर्चा किया है उसको हम पहले लिखेंगे, 2 जनवरी को जो खर्चा किया उसको उसके बाद लिखेंगे, तो उनको जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि हमको एट द एंड ऑफ द ईयर हम जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए, जितना भी हमने खर्चा किया, उसको हम एनालाइज़ करें, उसको स्टडी करके हमको पता चल जाए कि हमारी जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट में है या क्या वो लॉस में है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है या एक साइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है या दोनों है? तो बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आर्ट और साइंस में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आर्ट की बात करें। आर्ट का मतलब क्या होता है?
आर्ट का मतलब होता है कला। आपको कोई काम करना आता है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट दैट इज़, उसको हम बोलते हैं कला। जैसे एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मिस्त्री है जो घर बनाता है, ठीक है। तो जो मिस्त्री घर बनाता है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उतना एजुकेटेड नहीं होता है, लेकिन उसको पता है कि घर कैसे बनाते हैं, उसको पता है कि कैसे हम लोग घर की जो फाउंडेशन है वो बनाते हैं। तो मतलब आर्ट का मतलब कि कोई काम करना, कि आपको कोई काम करना आता है। और साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है कि आपको वो जो काम आप कर रहे हो उसके पीछे की नॉलेज आपको पता है, उसके पीछे का सारा ज्ञान आपको पता है। जैसे इंजीनियर है, तो जो इंजीनियर है और एक आम मिस्त्री है, उनमें ये फ़र्क है कि जो इंजीनियर है वो घर बनाएगा, लेकिन वो घर बनाएगा, वो प्रॉपर स्टडी करेगा उसकी मटेरियल में, आपको बता देगा कि मटेरियल में इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये सब। तो साइंस का मतलब कि एक ऐसा काम जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आर्ट का मतलब कि आप सिंपल वो काम करना आता है। तो बुक कीपिंग एक आर्ट है, मतलब किसी इंसान ने बुक कीपिंग सीखी तो सिंपल वो काम करेगा। और साइंस है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा स्टडी जो है इसकी होती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें काम किया जाता है, इसमें सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है भाई? रिकॉर्डिंग का मतलब सिंपल भाषा में बोले, रिकॉर्डिंग मतलब जैसे फ़ोन में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, अपनी आवाज़ जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग मतलब कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी खर्चा हुआ है या जो भी हमने पैसा कमाया है, उसको हम किसी एक बुक पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? अब जैसा मैंने बोला कि अब जो खर्चा होता है या जो कमाई, खर्चा डिफरेंट टाइप का होता है ना। अब जैसे डोमिनोज़ की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो डोमिनोज़ को जो है अलग अलग खर्चे करने हैं। जैसे डोमिनोज़ को रॉ मटेरियल ख़रीदना है, आटा ख़रीदना है या वेजिटेबल्स ख़रीदने हैं, उस पे भी उनको खर्चा करना है। ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देनी है, सिमिलरली उनको इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्चा करना है। तो डिफरेंट टाइप के खर्चे होते हैं, खर्चा सेम टाइप का नहीं होता है, ठीक है। एंड बिकॉज खर्चा जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो दैट इज़, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासीफाई। दैट इज़ कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समराइज़। समराइज़ क्या का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको हम रीड करते हैं, और रीड करने के बाद हम जो है हम पता लगाते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग में हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और नॉर्मली जो ये काम होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन या जो समराइजेशन होती है, ये 1 साल के लिए होती है। और 1 साल को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन पता चल गई। तो पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है। तो ये 3 चीज़ें आप बता देना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये 3 चीज़ें आ गई तो आपका बुक कीपिंग जो है वो आ गया। अब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पे जिन्होंने स्टडी की है, उन्होंने जो है बुक कीपिंग को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे आपका सबसे पहला जो है इंसान यहाँ पे, दैट इज़ रिचर्ड ई स्ट्रैहल्म। तो रिचर्ड ई स्ट्रैहल्म जो है उसने एक डेफिनेशन दी है। तो उसने क्या डेफिनेशन दी है? उसने बोला है कि एक ऐसा आर्ट, एक ऐसी कला जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझा दिया। बिज़नेस ट्रांजैक्शन मतलब बिज़नेस जो भी खर्चा कर रही है, जो भी पैसा कमा रही है, वो जो ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को समझना, दैट इज़ कॉल्ड एज एनालिसिस। समझना, उसको रीड करके उसको समझना। और रिकॉर्ड करने का मतलब कि उसको कहीं पे लिखना, ठीक है। सिमिलरली जो बिज़नेस जो काम कैसा काम कर रही है उसका एक रिपोर्ट कार्ड दे देना, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये दिया जाता है कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू, कुछ कागज़ के टुकड़ों के थ्रू, ठीक है। और वो जो रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं उनको बाद में समझा जाता है, ठीक है। और उनकी बेसिस पे, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की, हमने देखा कि हमारी कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है, तो उसकी बेसिस पे फिर हम आगे डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें कैसे बेटर हो जो है वो रिजल्ट्स आगे फ्यूचर में हमको मिले। उसके बाद जे.आर. बैटली बॉय की डेफिनेशन क्या है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, की जो भी बिज़नेस काम कर रही है उसको जब हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। नॉक कॉट की डेफिनेशन क्या है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक बुक में जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं जो मतलब बेसिकली पैसे की को हम रिकॉर्ड करते हैं कि जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं या कमा रहे हैं। आर एन कार्टर के अकॉर्डिंग क्या है, बुक कीपिंग जो है वो क्या है, ये एक साइंस एंड आर्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो सब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बुक में जिसमें पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये डेफिनेशंस हैं जो दी गई, जो दी है अलग अलग लोगों ने, रिचर्ड ई स्ट्रैहल ने, जे आर बैथ्योली ने, नॉर्थकॉट ने और आर एन कार्टर ने। अब बुक कीपिंग के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं बुक कीपिंग की। सबसे पहला फीचर क्या है भाई कि एक दिन में जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, वो एक दिन में कितने पैसे जो है हमें कितनी अर्निंग हो रही है, कितना पैसा हम कमा रहे हैं, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग के थ्रू। ठीक है, इसमें हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। हमारा कोई एम्प्लॉय जो है वो बीमार हो गया, वो आज काम पे नहीं आया, वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसमें हम वही रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कितने पिज़्ज़ा बेचे, कितने पिज़्ज़ा बेचे, उससे हमको कितना पैसा मिला, वो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें। ठीक है, सिमिलरली जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे 1 साल के लिए हम रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एंड ये जो रिकॉर्ड होता है ना, ये हमको फिर फ्यूचर में हमारी हेल्प करता है कि फ्यूचर में डिसीजन लेने में। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम इन रिकॉर्ड्स को फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड्स बनाते हैं, एक पूरा एक प्रिंसिपल होता है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से जो है इसको फॉलो किया जाता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लॉज हैं जो हम फॉलो करते हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम इसमें फॉलो करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बुक कीपिंग के, मकसद क्या है बुक कीपिंग का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एक बिज़नेस कर रहा है, वो सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, एंड डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंट वाइज डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, नॉन पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। कौन सा अकाउंट क्या होता है ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। उन सब का रिकॉर्ड हमको यहाँ पे बुक कीपिंग में मिलता है। ठीक है, ऑल्सो एक एंटरप्राइज जो है उसने कितना भी खर्चा किया है, उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। तो इन फ्यूचर जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक आपसे, या आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि आप सच में हमने जो आपको लोन दिया है, क्या आप सच में बिज़नेस कर रहे हो कि आपने ऐसे ही लोन लिया है। तो वो ये एक एविडेंस के तौर पे जो है वो रहता है। सिमिलरली कोई भी इंसान जो बिज़नेस करता है उसका मेन मकसद रहता है प्रॉफिट कमाना। अब क्या मैं प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, उसका आपको अंदाज़ा कब लगेगा, जब आपके पास एक स्टेटमेंट होगी। तो वो स्टेटमेंट आपके पास मिलेगी आपको थ्रू बुक कीपिंग। ठीक है, एंटरप्राइज़ के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो एक आपको पैसा कमा के दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एसेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा वो बेच रहा है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसेट। एंड लाइबिलिटी का मतलब जैसे जो आपने लोन लिया है बैंक से, जो चीज़ आपको चुकानी है, दैट इज़ लाइबिलिटीज़। तो कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसका आपको पता चल जाता है। सिमिलरली बिजनेसमैन जो है उसको कितना उधार चुकाना है, ठीक है, या कितना पैसा उसको वहाँ से मिलेगा, वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। एंड ऑल्सो अभी की जो प्रोग्रेस है, इस साल में हमारी जो कमाई है वो कितनी है, और पिछले साल की जो हमारी कमाई थी वो कितनी थी। तो हम दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस साल हमारी जो कंपनी है क्या वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है पिछले साल के कंपैरिजन में या नहीं। ठीक है, अब बुक कीपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है भाई, क्यों बुक कीपिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस हमारी बुक कीपिंग की क्या है कि ये रिकॉर्डिंग में हेल्प करती है। तो देखो कोई भी इंसान, देखो हमारा बिज़नेस चल रहा है, अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं एक दिन में, एक महीने में, एक साल में। हर एक, अब एक दुकानदार है, उसको हर कितना खर्चा उसने किया, उसको उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो उसको याद रहे। लेकिन बुक कीपिंग में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने की है उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो रहता है। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन
आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन एक बिज़नेस से रिलेटेड चाहिए, आपको पता लगाना है कि मेरी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। अगर प्रॉफिट में चल रही है तो कितने % प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में चल रही है तो कितने % लॉस हो रहा है। आपको जानना है मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितना पैसा मेरे को चुकाना है, कितनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी थ्रू बुक कीपिंग। डिसीजन मेकिंग, अगैन जब आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी तब जाके ही आप देख सकते हो अगर आपका बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आपका बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर आप लॉस में चल रहे हो, तो इन दैट केस फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कंट्रोलिंग बिजनेस, बुक कीपिंग से क्या करता है कि बुक कीपिंग से जो मैनेजर होता है बिज़नेस का, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उसी हिसाब से जो है वो बिज़नेस को आगे चलाता है। एविडेंस, ठीक है। अब इन केस कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो तो बिजनेसमैन को जो है एविडेंस देना पड़ता है कोर्ट को कि मैं सच में ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसको लगता है। टैक्स लाइबिलिटीज़, जैसा मैंने बोला कि सरकार टैक्स लेती है, तो सरकार के सामने आपको ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, एंड उसके हिसाब से आप पे जो है टैक्स लगता है या जीएसटी लगता है, ठीक है। अब जो बुक कीपिंग है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उसका यूज़ सबसे पहले तो उसका यूज़ जो है वो ओनर करता है, जो मालिक है बिज़नेस का। बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट मेरा बिज़नेस कर रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने मेरे पास एसेट्स हैं, कितनी मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैनेजमेंट जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैनेजर है, वो जो है वो डिसीजन लेता है, उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इसी पे बेस्ड होती है, जो इन्फॉर्मेशन बुक कीपिंग से उसको मिलती है। इन्वेस्टर्स, अगर कोई इंसान किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे पहले वो उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखता है। वो देखता है कि वेदर अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो क्या ये कंपनी मुझे रिटर्न देगी या नहीं देगी। कस्टमर जो है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन का जब उसको पता होगा इस कंपनी का, तो उसको जो है एश्योरेंस मिलेगी कि अगर उसको सामान मिलेगा सही टाइम पे या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जो उन्होंने लेने हैं वो उसका उनको पता चल जाएगा। मनी लेंडर्स जो हैं, जो लोग उधार देते हैं पैसा, वो पहले देखते हैं कि आपके पास कि आपका जो बिज़नेस है क्या वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर बिज़नेस सही नहीं चल रहा होगा वो आपको उधार नहीं देंगे। और डेवलपमेंट जो है, आपको देखना है कि मेरा जो बिज़नेस है वो कितना डेवलप हुआ है आगे, तो वो इसी की बुक कीपिंग की बेसिस पे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उनको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उनको लगता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जो है वो सेम होती है, बट ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और अकाउंटेंसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग में क्या होता है भाई, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम जो ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करना मतलब उसको लिखना, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन डिफरेंट टाइप की है, किस काम, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो किस काम के लिए है, ठीक है। तो दैट इज़, क्या वो लोन चुकाने के लिए है या वो बिज़नेस को चलाने के लिए है, ठीक है। फिर आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो है ना, देखो अकाउंटेंसी थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है। अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग आती है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन को लिखना। क्लासीफाइंग, ट्रांजैक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है। समराइजिंग का मतलब कि टोटल ये पता लगाना कि वेदर हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। समराइज़ करने के बाद एनालाइज करना कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसको हम स्टडी करते हैं और उसकी बेसिस पे हम बाद में फिर फ्यूचर डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। तो ये है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में 5 चीज़ें आती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। और बुक कीपिंग में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, दैट 2 चीज़ें आती हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अब बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। दैट इज़, ये स्टार्टिंग की अकाउंटिंग की जो बिगिनिंग की स्टेज होती है वो होती है बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग के लिए जो है बेस का काम करती है हमारी जो बुक कीपिंग होती है। तो प्राइमरी स्टेज के अलावा, प्राइमरी स्टेज में रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग भी अकाउंटेंसी में आती है। तो प्राइमरी स्टेज के अलावा इसमें सेकेंडरी स्टेज भी होती है, इसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो ये डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, मेन डिफरेंस की बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज और अकाउंटेंसी में प्राइमरी स्टेज के साथ साथ सेकेंडरी स्टेज भी आती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकसद हैं। तो सबसे पहले तो बुक कीपिंग की बात करें तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना है एक प्रॉपर मैनर में। और अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है कि जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमने रिकॉर्ड की है उस इंफॉर्मेशन को
हम लोग उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हम लोग क्या करें, हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो बाकी लोगों तक पहुंचाए। दैट इज़ द मकसद ऑफ अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो बुक कीपिंग का काम है ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो छोटे मोटे जो क्लर्क्स होते हैं वो करते हैं। और जो अकाउंटिंग का काम है, इसमें कुछ सीनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा स्किल्ड लोग इन्वॉल्व होते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक आता है जर्नलिंग, एक आता है लेजर। तो जर्नल एंड लेजर, अब जर्नल एंड लेजर क्या होता है ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। तो जर्नल एंड लेजर आपके बुक कीपिंग में आते हैं। और अकाउंटेंसी जो है उसके वो आपको वो जन्म देती है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को। ठीक है, बुक कीपिंग आपको रोज़मर्रा की डिटेल्स देता है कि अभी जो है क्या चल रहा है। अकाउंटेंसी आपको पूरे साल के बारे में बताती है, पूरे साल में क्या हुआ। बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है उसमें कोई एनालिसिस नहीं लगता, कोई ज़्यादा समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं लगेगी। अकाउंटेंट जो है वो बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो है डेटा को समझता है, एनालाइज करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। मैनेजमेंट जो है वो बुक कीपिंग के डेटा को देख के डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन जो अकाउंटेंट्स हैं जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उसकी बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो सही वो डिसीजन लेता है। स्किल्स देखो, बुक कीपिंग जो है ये क्लैरिकल काम है, इसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, लेकिन जो अकाउंटिंग का जो काम है इसमें आपको स्किल चाहिए। तो इस तरीके से बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, दोनों का मीनिंग हमको पता चल गया। अब हम आते हैं अकाउंटेंसी पे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम ही अकाउंटेंसी है, तो दैट इज़ वाई अकाउंटेंसी होती क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बुक कीपिंग समझ लिया। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की, इन्फॉर्मेशन को लिखना और क्लासीफाई करना। तो बुक कीपिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस है उनको एक बुक ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो है ना ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी का जो काम होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसको हम करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हम उसको करते हैं क्लासीफाई, हम बताते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस टाइप की है। और हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस जो हमारे हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब कि हम बिज़नेस जो हमारी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको देते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये कुछ रूल्स हैं जो हमने डेवलप किए गए हैं अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के जो अकाउंटेंट्स हैं वो इन सिस्टम्स को ये जो है वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटेंसी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो क्या डेफिनेशंस है, कोहलर ने डेफिनेशन दी है कि अकाउंटेंसी क्या है, कि अकाउंटेंसी जो है बेसिकली अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है और उसकी जो थियोरी है उसी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद प्रॉफिट रॉबर्ट एंड एंथनी जो है उसने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया है कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनका एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। और अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको समराइज़ किया जाता है। समराइज़ का मतलब कि बताया जाता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर रॉबर्ट एंड एंथनी ने। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिक्स। अब अकाउंटिंग जो होती है वो कैसे होती है, कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो तीन मेजर मेथड्स हैं जो यहाँ पे अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। सबसे पहला मेथड है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूवल या मर्सेंटाइल बेसिस, तीसरा है मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस। तो चलिए हर एक मेथड को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश बेसिस की। तो कैश बेसिस में क्या होता है भाई, देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंट में क्या होता है कि जो भी पैसा ठीक है, जो भी पैसा हमने कैश में रिसीव किया है या जो भी पेमेंट हमने कैश में की है, कैश में पैसा रिसीव किया है और कैश में पेमेंट रिसीव, मतलब इंस्टेंट पेमेंट जो हमने रिसीव की है वो हमारी कैश बेसिस में आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम उसी चीज़ को, उसी पैसे को जो है इंक्लूड करते हैं जो पैसा हमने कैश की फॉर्म में रिसीव किया है या कैश की फॉर्म में जिसको हमने खर्च किया है। कोई भी इनकम, कोई भी पैसा जो हमने कमाया है, कोई भी खर्चा जो हमने किया है। तो ये जो मेथड है अकाउंटिंग का, जहाँ पे हम सिर्फ उस पैसे की बात करते हैं जो पैसा हमको मिला है,
तो ये जो अकाउंटिंग का मेथड है ये यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स। होता है ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसी टाइम पे फीस लेता है, उधारी का कोई कंसेप्ट नहीं चलता। लॉयर है या सीए है, ठीक है, या एनजीओज हैं जो भी हैं। अब आता है एक्रूवल या मर्सेंटाइल बेसिस। अब एक्रूवल या मर्सेंटाइल बेसिस क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू है जो हमने रिसीव किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर हमने कोई कोई चीज़, कोई पैसा हमने कमा लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है। जैसे कोई होता नहीं कि हम लोग, आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पे बहुत सारे बच्चे जो है वो ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं। तो ईएमआई जो है उस पे हमने फ़ोन लिया, अभी हमने उसका 10% ही पे किया है, लेकिन जो कंपनी है वो एज्यूम करेगी कि वो सारा पैसा जो फ़ोन का है उसको इंक्लूड करेगी, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें आती है। तो रेवेन्यू जो है ये जब हमें रेवेन्यू मिल जाता है, जब महीना कंप्लीट हो जाता है तो हम रेवेन्यू को कंसीडर करते हैं। और एक्सपेंसेस जो हैं जब हमारा खर्चा आ जाता है तब, ठीक है। तो कोई भी इनकम जो हमने कमाई है, चाहे वो इनकम हमको मिली है या नहीं मिली है, जैसा मैंने बोला ईएमआई, तो जो हमारी एप्पल कंपनी है वो क्या करेगी, वो जो ईएमआई पे पैसा लिया, जो बंदा 1-2 साल के बाद पैसा जो है वो लौटाएगा, लेकिन वो मानेगी, वो जो सारा पैसा है उसी को काउंट करेगी वो, ठीक है। और कोई भी खर्चा जो हमने अभी पे किया है या नहीं नहीं किया है, जैसे हमने किसी लेट से किसी डोमिनोज़ वालों ने जो है आटा ख़रीदा है, उस आटे का पैसा अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आटे का वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो खर्चा जो है उसको इंक्लूड किया करेंगे। तो ये है एक्रूवल या मर्सेंटाइल बेसिस। उसके बाद है मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस। इसमें क्या है, ये दोनों का कम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, दोनों मेथड्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जो रेवेन्यूज़ एंड एसेट्स हैं, जो भी हमारी जो अर्निंग होती है, ठीक है, या जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ उनको हम कंसीडर करते हैं अगर वो पैसा हमको मिल गया। और ख़र्चा जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि एक्रूवल बेसिस पे, कि खर्चा जो है जब खर्चा हुआ तो उसी खर्चे को हम कंसीडर करते हैं, खर्चे की पेमेंट हुई उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया में कानून है जो कहते हैं कि ऐसे लॉ को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप दूसरों से उधार लो, ठीक है, लेकिन पैसा सब जो है वो ले लो। मोस्टली जो बिजनेसमैन है वो यही तो करते हैं कि जब पैसे लेने की बारी आती है तब वो बोलते हैं कि पहले दे दो पैसा हमको, लेकिन जब किसी को देने की बारी होती है तब नहीं देते, ठीक है, तब रिफ़ंड नहीं मिलता। स्कूल्स वगैरह में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भाई? अब अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में क्या होता है भाई? अकाउंटिंग में होता है कि हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। दैट इज़ हम बताते हैं कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने हज़ार कितने लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो नंबर्स की फॉर्म में जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। वहीं पे अगर हम नंबर के बजाय क्वालिटी की बात करें, कुछ फीचर्स की बात करें, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो हम कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बिजनेस के? सबसे पहला है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरी है रेलिवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तीसरी है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, चौथी है कंपैरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब वन बाय वन सबको पढ़ते हैं, सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी जो है, दो क्वालिटीज़ जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, उसमें एक क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिलायबिलिटी, और दूसरी क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेलिवेंस, ठीक है। तो कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल है और रेलिवेंट है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत यूज़फुल है, ठीक है। रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको बताती है कि जो बिज़नेस फर्म है उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, वो कितना अर्न करेगी, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। रिलायबिलिटी जो है वो आइटम टू आइटम डिफ़र करती है। तो कुछ आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट में हम प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादा रिलायबल हो सकती हैं बाकियों के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कम रिलायबल हो सकती है, इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स में जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, ठीक है।
अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, दैट इज़ उस पर हम भरोसा कर सकें, दैट इज़ रिलायबिलिटी। फिर है रेलिवेंस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है कि रेलिवेंट जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स को हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो जो भी पास्ट में हुआ है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो फ्यूचर में चल रहा है, उसकी बेसिस पे वो सही प्रिडिक्शन ले जो है वो कर सके। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इररेलिवेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो रेलिवेंट का मतलब कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, हमारे काम की होनी चाहिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट तब होगी, ठीक है, जिससे अगर बिज़नेस का जो अगर उसका इफ़ेक्ट बिज़नेस पे पड़ा है, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, ठीक है। तो जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो बुक ऑफ अकाउंट्स में आएगी, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिसका टाइम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, डेडिकेटिव एंड फीडबैक जो है उससे हमको मिल सके। फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। अब आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट तो कर ली, लेकिन उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ज़्यादा आपको कब मिलेगा, जब वो इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि जो आम आदमी, जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है, वो उसको समझ रहा है, ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स, इनफैक्ट जो आम आदमी है वो भी उसको समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको समझना, ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो अंडरस्टैंडेबल, जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, वो जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिर है कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी, जैसे बिज़नेस जो है, अगर बिज़नेस को ये चीज़ पता लगानी है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, तो लेट्स से 2026 की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो वो 2026 की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को 2025 की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। तो कंपेरेटिव, तो इसका मतलब कि जो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए उनको हम वो ऐसी होनी चाहिए कि हम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें, ठीक है। बिकॉज तब जाके हमको पता चलेगा कि हमारी, एंड सिमिलरली एक कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सकें, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को हमने फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ की। अब देखो टर्मिनोलॉजीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब अकाउंटेंसी जो है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी जो है वो अपने में एक लैंग्वेज है, अपने में एक भाषा है। देखो जैसे आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है, तो साइंस जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। अगर आप में से किसी बच्चे ने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि बायोलॉजी में ना अपनी एक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जैसे पोस्टीरियर, या हम एंटीरियर यूज़ करते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर, डिस्टल, यू नो, डॉर्सल, यू नो, सेरिब्रल। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हम टर्म्स हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली फिज़िक्स में अपनी एक लैंग्वेज यूज़ होती है। तो वैसे ही जो बिज़नेस होती है ना, बिज़नेस में हम अकाउंटिंग, जो जो अकाउंटिंग होती है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो लॉट ऑफ टाइम्स आप यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स सुनोगे जिन टर्म्स का शायद आपको मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन उन टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आने वाले टॉपिक्स में जो है, जब हम इंडिविजुअली टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो इन टर्मिनोलॉजीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ की नॉलेज नहीं पता तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दैट इज़ वाई अगर आपको अकाउंटिंग को सही तरीके से समझना है तो कुछ बेसिक टर्म्स जो है उनकी नॉलेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अकाउंटिंग आज के टाइम का एक ऐसा सिस्टम है जो जिसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत अलग अलग जगहों पे ये यूज़ होता है। तो दैट इज़ वाई टर्मिनोलॉजीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपको ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का सिंपल भाषा में मतलब होता है लेन देन, ठीक है, लेन देन। अब ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी यार नाम से पता चलता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, जैसे बार्टर ट्रांजैक्शन। पुराने ज़माने में जब पैसा नहीं था तो लोग क्या करते थे, वो चीज़ों का एक्सचेंज करते थे। जैसे एक किसान है, उसके पास वो चावल की खेती करता है, और दूसरा इंसान है, लेट से वो लुहार है, वो क्या करता है, वो लेट से कुल्हाड़ी बनाता है। तो अगर किसान को कुल्हाड़ी लेनी है तो वो कुल्हाड़ी वाले बंदे को क्या करेगा, वो उसको चावल देगा, एक बोरी चावल देगा, उसके बदले उसको वो मिलेगा। तो चीज़ों का एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम में पहले ज़माने में। आज के टाइम पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर आप कैश ट्रांजेक्शन, अगर आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो, अगर आप दुकान पे जाके उसी टाइम पे आपने दुकानदार को 60,000 दिए और उसको बोला कि मुझे आईफोन दे दे, दैट इज़ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है।
और वहीं पे अगर आप गए और आपने दुकानदार को बोला कि भैया मैं मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं ईएमआई जो है मैं ईएमआई पे फ़ोन लूँगा, तो वो आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की हमने बात कर ली यहाँ पे। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, चीज़ का एक्सचेंज होता है या सर्विस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, पैसे के बदले, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आप ट्रांजैक्शन जब भी करते हो, जैसे मैंने बोला, अब आप फ़ोन खरीद रहे हो, तो ट्रांजैक्शन किसके लिए कर रहे हो, फ़ोन के लिए कर रहे हो, तो फ़ोन क्या है, गुड है। या आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, दैट इज़ अ सर्विस, है ना, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करें तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, या तो आप पैसा डायरेक्टली दोगे या इनडायरेक्टली दोगे। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब कि आप उसी टाइम पे पैसा उसको फिजिकली दे दोगे, या तो हो सकता है कि आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कराओगे। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आती है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब कि उसी टाइम पे हमने पेमेंट कर ली भाई, उसी टाइम पे हमने कैश जो है उसको दे दिया, दैट इज़ कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल हमने सामान खरीद लिया, दुकान का कोई सामान हमने 15,000 का खरीद लिया, या सैलरी जो है उसी टाइम पे 5,000 की सैलरी दे दी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम पे हमने पेमेंट नहीं की है, हम पेमेंट जो है वो बाद में करेंगे। जैसे ईएमआई की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मिस्टर अमन को हमने सामान दिया है 8,000 रुपये का, लेकिन मिस्टर अमन से हमने पेमेंट नहीं ली है, मिस्टर अमन हमको पेमेंट बाद में करेगा। ठीक है, या मिस्टर अमर सिंह जो है उसको हमने क्रेडिट पे जो है 20,000 की जो मशीनरी है वो बेची है। ठीक है, 20,000 की मशीनरी हमको दी, उसको बेच दी, लेकिन उसने अभी हमको पैसा नहीं दिया है। फिर आता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जहाँ पे पैसे का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला बार्टर ट्रांजैक्शन की, सामानों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कि एक सामान के बदले हमको दूसरा सामान मिलता है। फिर आता है एंट्री। अब एंट्री का मतलब क्या होता है भाई, देखो, जो अकाउंटिंग, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। बुक कीपिंग आपने पढ़ी, तो पहला काम ही रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो जो बुक कीपिंग जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं एंट्री। एक रिकॉर्ड जो एक लेट से हमने क्या किया, हमने डोमिनोज़ ने जो है 10,000 का आटा ख़रीदा, तो 10,000 का आटा वो जो हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे एक इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं एंट्री। ठीक है, फिर आता है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हमने की है, जिसके लिए हमने एंट्री की है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है ये। ठीक है, तो जहाँ पे हम एंट्री करते हैं उसके नीचे ब्रैकेट में जो है ये इंफॉर्मेशन हमको दी होती है, जिसकी शुरुआत बीइंग या फॉर से होती है, कि ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये ट्रांजैक्शन हम इस ट्रांजैक्शन में हम कमा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है भाई, व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू शुड नो। अब गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा सामान जो एक व्यापारी जो बेचता है, तो कोई भी सामान जो आप बेच रहे हो, जो एक व्यापारी बेचता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। अब गुड्स को मर्चेंडाइज भी बोला जाता है, कमोडिटीज़ भी बोला जाता है, आर्टिकल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सब्ज़ी वाला है, तो सब्ज़ी वाले के लिए गुड्स क्या है, सब्ज़ी वाले के लिए गुड्स हैं उसके जो फ्रूट्स हैं, जो सब्ज़ियां वो बेचता है वो उसके लिए गुड्स हैं। तो कोई भी बंदा जिस चीज़ को बेचता है दैट इज़ गुड्स। एक स्टेशनरी वाला बंदा है, बुक सेलर है, तो बुक्स उसके लिए क्या हैं, गुड्स हैं। ठीक है, तो जो सामान हम बेच रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे एक दवाई वाला है, तो दवाई वाले के लिए जो मेडिसिन दवाइयाँ हैं वो गुड्स हैं। सिमिलरली जो सब्ज़ी वाला है उसके लिए सब्ज़ियाँ जो है वो गुड्स हैं। सिमिलरली जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है, जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, टायर्स, इंजन, गियर बॉक्स, केबल्स, ये सब जो है उसके लिए गुड्स हैं। अब आता है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आप बड़ी बार सुनोगे यहाँ पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जब भी कोई बिज़नेस शुरू होता है, तो बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसमें हम कुछ पैसा हमको लगाना पड़ता है कि नहीं, उसमें कुछ पैसा हमको लगाना पड़ता है। जैसे अगर हमने दुकान खोलनी है, तो हमने लेट से अपनी एक दुकान बनाई, तो दुकान बनाने में हमको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद दुकान में जो हमने सामान, ठीक है, सामान ख़रीदना है, वो भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो जितना पैसा हम एक
बिज़नेस को शुरू करने के लिए लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल। तो बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना पैसा हम लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल की किसके बराबर होता है? कैपिटल जो है दैट इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये कैसे आता है? दिस इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है, देखो कैपिटल जो पैसा स्टार्टिंग में आपने बिजनेस पे लगाया ना, उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि वो पैसा आपने लगाया, वो आपके जेब से गया है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके जेब से गई है उसकी आपको भरपाई करनी है, तो दैट इज़ वाई कैपिटल को लाइबिलिटी का मतलब साधारण भाषा में आप समझ लो, लाइबिलिटी का मतलब वो चीज़, वो पैसा जो आपको चुकाना है, ठीक है। कर्ज जिसको हम बोलते हैं, कर्जा जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं, दैट इज़ लाइबिलिटी। तो कैपिटल भी एक तरीके का कर्जा ही है, जो आपने पैसा लगाया है उसको आपने चुकाना ही है, तो दैट इज़ कैपिटल। तो कैपिटल को हम लाइबिलिटी ही मानते हैं, ठीक है। और ये किसकी लाइबिलिटी है? ये लाइबिलिटी होगी ओनर की। अब है ड्राइंग्स, ठीक है। अब अगर कोई बंदा है जिसने अपना बिज़नेस खोला है, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस का पैसा जो है वो निकाल रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे कोई बंदा है जिसकी दवाई की दुकान है, तो जो कमाई है उसकी, उसमें से पैसा निकाल के वो अपने अपने बेटे की फ़ीस भर रहा है, ठीक है, या अपना इलाज कर रहा है, या मोबाइल बिल्स भर रहा है, तो दैट इज़ ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं भाई? व्हाट डू मीन बाय डेप्टर, व्हाट डू मीन बाय क्रेडिटर? तो डेप्टर कौन होता है? ठीक है, एक ऐसा इंसान, जो इंसान क्या करता है, जो इंसान उधार पे चीज़ लेता है। तो उधारी पे अगर कोई इंसान है, चीज़ ले रहा है, ठीक है, क्रेडिट पे, कि वो फ्यूचर में जो है पैसा चुकाएगा, उस इंसान को बोलते हैं डेप्टर, ठीक है। कर्जदार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक डेप्टर क्या होता है? एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिसकी आपके ऊपर उधारी है, जिसको आपका उधार चुकाना है। जैसे आप दुकानदार हो, कोई इंसान है जिसने आपसे उधार लिया है, तो आपका डेप्टर है। क्रेडिटर क्या आता है? क्रेडिटर डेप्टर का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये वो इंसान होता है जिसको हमें पैसा चुकाना है। जो डेप्टर होता है उसको, जिसको पैसा चुकाना है, दैट इज़ क्रेडिटर। जैसे आप दुकानदार हो, तो आप जो है क्रेडिटर हो, मतलब जिसने उसको क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो फिर आता है बैड डेप्ट। तो बिज़नेस को जिस बंदे को पैसा देना होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर, और जिससे लेना है दैट इज़ डेप्टर। बैड डेप्ट्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो डेप्टर है, कोई जो बंदा जो उधार लेता है, वो उधार चुका नहीं पाता है, तो उधार नहीं चुका पा रहा है, ठीक है। मतलब वो पैसा जो उसने नहीं चुकाया विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने बोला 1 साल तक आप ये पैसा चुका दो, लेकिन आप चुका नहीं पाए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट, ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक्सपेंडिचर की टाइप्स क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कहता है भाई कि देखो, जो पैसा बिज़नेस जितना भी पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो बिज़नेस जो है, बिज़नेस पे जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी चीज़ पे जो पैसा खर्च हो रहा है ना, कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो बिज़नेस जो टोटल खर्चा कर रहा है दैट इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है, ये वो खर्चा होता है जो हम करते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए, फिक्स्ड एसेट को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट क्या होता है ये भी आपको पता होना है। देखो एसेट्स जो होता है ना, एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब एक ऐसी चीज़ जो बिज़नेस को पैसा कमा के देती है, जो पैसा कमाने में हेल्प करती है, जो बिज़नेस को चलाने में हेल्प करती है। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं डोमिनोज़ की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो डोमिनोज़ की अगर हम बात करें, तो डोमिनोज़ के केस में जो रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, जो पिज़्ज़ा जो है, जो पिज़्ज़ा आप बेच रहे हो, वो पिज़्ज़ा, क्योंकि वो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे पिज़्ज़ा दिन का बेच के जो है उसी टाइम पे आपको पैसा मिल रहा है, तो जो चीज़ आपको कुछ दिनों में पैसा कमा के दे उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। ऑन द अदर हैंड, जो चीज़ यू नो एक ऐसी चीज़ जो लंबे टाइम तक आपको पैसा कमा के दे, जो जो मतलब सालों सालों साल तक चलती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, ठीक है। जैसे मशीनरी है, जैसे इन केस ऑफ डोमिनोज, कोई ओवन है जो आपने ख़रीदा है, जिसमें आप पिज़्ज़ा की जो है वो बेकिंग करते हो, या जो फर्नीचर है जो आपका है, जिसके ऊपर आपके कस्टमर्स बैठते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आपके किस में आती है? फिक्स्ड एसेट में आती है। तो फिक्स्ड एसेट जो होता है उसको खरीदने के लिए जितना पैसा लगता है,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या आपने जो अपनी दुकान बनाई है, ठीक है, वो दुकान जो है वो लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये लंबे टाइम, जैसे आपने दुकान खोली तो आपकी दुकान 10-12 सालों तक चलेगी। और नॉन रेकरिंग मतलब एक बार आपने दुकान खोली उसके बाद आपको इस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इन केस ऑफ लेट से कोई फैक्ट्री है, जूतों की फैक्ट्री है, तो उन्होंने जूते बनाने की कोई मशीन खरीदी है, तो वो मशीन लंबे टाइम तक चलने वाली है, ठीक है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने अपनी बिल्डिंग है उसको थोड़ा बड़ा किया है, ठीक है, या कंप्यूटर ख़रीदा है, तो ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। दैट इज़ किसी ऐसी चीज़ पे खर्चा करना जो आपको लंबे टाइम तक फ़ायदा दे। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि ये वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको कुछ टाइम में ही मिलेगा, जो आपको कुछ टाइम में ही पैसा कमा के देगी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो डे टू डे मतलब एक दिन का जो आपका खर्चा होता है ना, वो इसमें आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और ये जो आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ोगे तो उसमें जो डेबिट साइड होता है उसमें ये आता है। जैसे आपने जो रेंट पे किया, महीने का आप रेंट, अगर आपने दुकान किराए पे लिया तो आप उसका रेंट दे रहे हो, या आपके जो वर्कर्स हैं उनको आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है। अब सैलरी मतलब महीने की सैलरी, वेज मतलब अगर डेली वेज के दिन के हिसाब से कोई काम कर रहा है तो। फिर आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्या होता है, जो रेवेन्यू की तरह होता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो एक साल में ख़त्म नहीं होता है। उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये हम लिखते हैं कुछ सालों तक जो है इसको हम लिखते हैं। तो ये जो अमाउंट होता है, ठीक है, जो रेवेन्यू होता है एक तरीके से, लेकिन इसका बेनिफिट हमको लंबे टाइम तक मिलता है, ठीक है। इसको भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है, या जो अनरिटन अमाउंट है उसको एसेट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे एडवर्टाइजिंग पे आपने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, या लीगल एक्सपेंसेस हैं, कोर्ट के चक्कर आपके लग रहे हैं। अब दो टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, अगेन यू शुड नो अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, दूसरी चीज़ आती है ट्रेड डिस्काउंट। अब बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट कैश डिस्काउंट मीन्स और व्हाट ट्रेड डिस्काउंट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है। तो जब भी कोई चीज़ एक दुकानदार बेचता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो चीज़, ताकि ज़्यादा लोग उस चीज़ को ख़रीदे, तो उसके लिए वो क्या करता है कि कुछ पैसा उसका कम कर देता है। जैसे अगर किसी जूते की प्राइस 1000 रुपये है तो उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा और आपको वो जूता 900 का मिलेगा। तो दैट इज़ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो गुड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो लिस्ट प्राइस होती है, दैट इज़ उनकी जो प्राइस जो उसके ऊपर लिस्टेड होती है, जो उसके ऊपर मैंशनड होती है गुड्स के ऊपर, उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, ये डिस्काउंट दिया जाता है जिस टाइम पे हम गुड्स को ख़रीदते हैं। तो जिस टाइम पे मैं गया किसी होलसेलर के पास, मैंने बोला कि भाई मेरे को जूते ख़रीदने हैं, तो मुझे आप 20 जूते ख़रीद के दो, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, ये डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो जो जितना गुड मैं ख़रीदूँगा, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ द अमाउंट जो मुझे पे करना है। ऑब्वियसली डिस्काउंट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 रुपये के गुड्स हैं, वो मुझे 5% ट्रेड डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो गुड्स रिकॉर्ड होंगे उनकी जो वैल्यू रिकॉर्ड होगी दैट विल बी 950, ठीक है। और दोनों रिकॉर्ड करेंगे, परचेजर एंड सेलर, और वो 1000 रिकॉर्ड नहीं होगी, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में वो 950 रिकॉर्ड होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये बुक ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली नहीं आता। फिर है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट में क्या होता है भाई कि जब हम रिसीव करते हैं पैसा, उस टाइम पे फाइनल अमाउंट से क्या होता है कि हम पैसे को डिडक्ट करते हैं,
ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि जो हमारा डेप्टर है वो जल्दी पेमेंट करे। ठीक है। ये जो है या तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने ख़रीदा उसी टाइम पे आपने पेमेंट की, उसके लिए दिया जाता है, या तो फिर अगर आप कुछ टाइम के बाद पेमेंट करोगे उसके लिए दिया जाता है। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद कैश डिस्काउंट जो है ये ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये सेलर को एक तरीके का लॉस होता है, बायर को गेन होता है। कैश डिस्काउंट जो है ये बुक ऑफ अकाउंट्स में अपेयर होता है। फिर आता है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। कौन होता है सॉल्वेंट, कौन होता है इंसॉल्वेंट? कहता है कि अगर कोई इंसान है जिसके एसेट्स जो हैं वो उसकी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं या उसकी लाइबिलिटीज़ के बराबर हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। इसका मतलब क्या है? साधारण भाषा में बताऊँ तो एसेट का मतलब कि वो चीज़ जो एसेट मतलब आप समझ लो कि एसेट मतलब कि आपको जो जो चीज़ आपको पैसा कमा के देगी, दैट इज़ एसेट। अब वो चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे, दैट इज़ आपकी जो कमाई है वो खर्चे से ज़्यादा है। आपका जो पैसा उधार है, आपके पास जो पैसा है वो आपकी उधारी से ज़्यादा है। ठीक है। या आपकी लाइबिलिटीज़ के बराबर है। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि ये जो इंसान है ये क्या है? ये एक सॉल्वेंट पर्सन है। तो सॉल्वेंट पर्सन, अगर आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो इंसान है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पर्सन क्योंकि एसेट्स इसके पास ज़्यादा है, ठीक है, इसके पास एबिलिटी है, ये उधार चुका सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियली सही बंदा है और ये अपने सारा उधार चुका सकता है। लेट्स से एक आदमी है जिसके टोटल जो एसेट्स हैं उसको कैलकुलेट किया गया है 250 लाख। टोटल जो उसकी उधारी थी वो 30 लाख थी। ठीक है। तो इन दैट केस क्योंकि उसके पास जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वो अपनी उधारी चुका सकता है, तो दैट इज़ वे उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट वो इंसान होता है जिसकी लाइबिलिटीज़ उसके एसेट से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। जैसे एक आदमी है जिसकी टोटल एसेट्स या प्रॉपर्टी जो है वो 20 लाख है, डेब्ट्स 50 लाख है, उधारी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, तो वो बंदा किसी भी तरीके से आपका जो उधार है वो नहीं चुका सकता। फिर आता है अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो ये वो 12 महीने का टाइम होता है जिसमें अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो पहले जो है वो कोई अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं किया जाता था बिज़नेस ओनर्स के द्वारा, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर या कोई और ईयर। लेकिन आज के टाइम पे इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए जो अकाउंटिंग ईयर है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और वो ख़त्म होता है 31 मार्च को। और जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो उसके एंड पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है और उसकी बेसिस पे जो बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब आता है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या होता है? ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो एक ऐसा बिज़नेस जो इस मकसद के लिए हम बनाते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न करें, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिंग कंसर्न। इसको हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम प्रॉफिट नहीं अर्न करें। ठीक है। मेन मकसद होता है सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना। ठीक है। आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करना है, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन। जैसे स्कूल्स बनाए जाते हैं, कुछ चैरिटी स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स। देन गुडविल की बात करते हैं। अब गुडविल क्या होता है भाई? व्हाट डू वी मीन बाय गुडविल? तो गुडविल की बात करें तो बिज़नेस के वो क्वालिटीज़, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस जो है उसकी लोकेशन अच्छी है। जैसे अगर आप जम्मू में हो तो जम्मू में अगर आपकी दुकान परेड में है तो इसका मतलब आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। एबिलिटी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन वो अच्छे हैं, स्किलफुल हैं, अच्छा काम करते हैं, मैनेजमेंट भी बढ़िया काम कर रही है, जो जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो अच्छा है, सर्विसेज अच्छी ऑफ़र कर रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो गुडविल मतलब कि बिज़नेस की रेपुटेशन होता है ना, कि किसी कोई दुकानदार होता है उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, सब बोलते हैं कि ये दुकानदार अच्छा है। एंड देन कोई कोई दुकानदार होता है जिसकी सारे गालियाँ देते हैं कि ये दुकानदार तो ऐसे ही अच्छा नहीं है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, जब सेलिंग प्राइस जो गुड्स की है ना वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि बिज़नेस प्रॉफिट में है। मतलब जिस प्राइस पे आपने चीज़ को बेचा है वो प्राइस, आप जिस प्राइस पे आपने उसको ख़रीदा था उससे ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्रॉफिट है, इसका मतलब आप मुनाफा कमा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपने कोई सामान ख़रीदा है, ठीक है, 30,000 का,
और आपने उसको बेचा 50,000 का, इसका मतलब आपको कितना प्रॉफिट मिला, 20,000 का मिला, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। एंड देन हमारा आ जाता है लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर जिस प्राइस पे हमने सामान को ख़रीदा है वो प्राइस ज़्यादा है और जिस प्राइस पे हम सामान को बेच रहे हैं वो प्राइस कम है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो लॉस में है। तो लॉस से क्या होता है कि जो बिज़नेस का कैपिटल है वो कम हो जाता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वो कम हो जाता है। अगर 50,000 का हमने सामान जो है वो ख़रीदा था, ठीक है, बेचा था, और ख़र्चा जो है हमने 60,000 का किया था, तो इन दैट केस हमारा जो नुकसान है वो कितना हुआ है, 10,000 का। इनकम क्या होता है, अब जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो रेवेन्यू, जो हमारी कमाई है, ठीक है, वो कितनी हुई है, ठीक है, वो कितनी हुई है, दैट इज़ रेवेन्यू, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं, जो भी हमने बेसिकली जो डोमिनोज़ हैं, ठीक है, उन्होंने कितना पैसा, कितना पिज़्ज़ा बेच के जो है कितना पैसा कमाया है, या हो सकता है कि जो कंपनी है वो बैंक में जो है उन्होंने कुछ पैसा अपना जो है एफडी कराया हो, या शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, तो टोटल जो पैसा वो कमा रहा है, ठीक है, दैट इज़ इनकम। और रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस ये होता है कि जो रेवेन्यू होता है ना, ये बिज़नेस की एक टाइप है, ये इनकम की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो एक लेट्स से डोमिनोज़ है, तो कितना सामान वो बेच रहा है, तो उससे वो कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज़ रेवेन्यू। और इसमें अगर हम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन को भी इंक्लूड करेंगे तो वो आ जाएगी इनकम। अब बात करते हैं, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पता होनी चाहिए कि एसेट्स वगैरह क्या होते हैं। तो एसेट क्या होता है भाई, एसेट का मतलब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एसेट का मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, जो फिज़िकल है, फिज़िकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब ये चीज़ फिज़िकल भी हो सकती है, या ये चीज़ कोई राइट हो सकता है, कोई अधिकार हो सकता है हमारे पास, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसकी मतलब जिसको पैसे की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब जिसको हम बेच सकते हैं, जो हमको पैसा कमा के दे सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एसेट, ठीक है। तो एसेट की जो ओनरशिप है, अब जो एसेट है ना वो क्या होता है, वो बिज़नेस के पास होता है। तो बिज़नेस जो चीज़ ओन करती है, जो चीज़ बिज़नेस की अपनी है, दैट इज़ एसेट। जैसे लैंड है, बिज़नेस के पास अपनी लैंड है, ज़मीन है। गुडविल है, दैट इज़ जो रेपुटेशन है आपके बिज़नेस की वो अच्छी है। पेटेंट्स हैं, आपके पास कोई अधिकार है, किसी को आपने कोई इन्वेंशन किया, उसका पेटेंट आपके पास है, कोई दूसरा बंदा वो यूज़ नहीं कर सकता, जैसे आपका ट्रेडमार्क है या कंप्यूटर है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, एसेट में। तो कोई भी चीज़ जिसको आप ओन करते हो, द थिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, दैट इज़ एसेट। तो कोई भी चीज़ जो मैं ओन करता हूँ, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज़ एसेट। एसेट कितने टाइप का होता है, एसेट 3 टाइप का होता है। सबसे पहला एसेट आता है फिक्स्ड एसेट, या जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट। वो एसेट जो बिजनेस को लंबे टाइम तक फ़ायदा देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म एसेट। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड बहुत टाइम तक 10-15 सालों तक रहेगी। बिल्डिंग जो है वो, अगर आपने लेट्स से स्कूल बनाया है, अपना अपना स्कूल खोला है, तो स्कूल की बिल्डिंग 10-15 साल तक रहेगी। आपने मशीनरी ख़रीदी है, वो 10-15 साल तक रहेगी। या गुडविल, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो ये एसेट्स टेंजिबल, इंटेंजिबल हो सकते हैं। करंट एसेट का मतलब कि वो चीज़ जो आपको कुछ, जो कम टाइम के लिए ही आपको फ़ायदा देगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एसेट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्टर्स, जो आपके डेप्टर्स हैं, जो आपके, जिनको आपने उधार दिया है, वो जो उधार देंगे, ठीक है। सिमिलरली वो बिल्स, ठीक है, जो आपने चुका ली है, ठीक है। बिल्स कुछ हो सकता है कि आपने शॉर्ट टर्म में कुछ डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह लिए, किसी को दिए हों। आपके पास कैश जो आपके पास है, जो आपने होल्ड करके रखा है, या आपके बैंक में जो कैश है, या जो आपका जो मटेरियल जो आपने अभी बेचा नहीं है, तो वो कर आपके किस में आएगा, करंट एसेट्स में, ठीक है। फिक्शियस एसेट्स की बात करें तो वो एसेट्स जिनके जिसको किसी चीज़ से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इमेजिनरी एसेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो एडवर्टाइजमेंट आपने पे किया है, जो डेफर्ड रेवेन्यू में आता है। फिर आता है लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज़ देखो, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में ये डिफरेंस है कि एसेट का मतलब कि जो चीज़ आप ओन करो, जो चीज़ आपके पास है। लाइबिलिटीज़ का मतलब कि जो चीज़ आपने किसी को लौटानी है, जो चीज़ आपकी अपनी नहीं है, जो किसी और की चीज़ आपके पास है, दैट इज़ लाइबिलिटी,
तो वो अमाउंट जो किसी और ने आपको दिया है और जो कुछ टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट सूद समेत उनको लौटाना है, दैट इज़ लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो अमाउंट, वो पैसा जो आपने उधार लिया है दूसरों से, दैट इज़ लाइबिलिटी। लोन आपने बैंक से लिया है, ठीक है, या क्रेडिटर से आपने लोन लिया है, ठीक है, या आपने बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो है आपने पैसा जो है वो एडवांस में लिया है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ आपका जो खर्चा है, जो भी आपके बिज़नेस को चलाने के लिए जो आपको खर्चा भी तो लगता ही है ऑब्वियसली, जो रेंट वगैरह जो भी आप देते हो, तो ये सब चीज़ें लाइबिलिटीज़ में आएंगी। लाइबिलिटीज़ कितनी टाइप की होती हैं भाई? सबसे पहले आती है फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिर आती है करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होती है कि भाई जो मेजर सोर्स है फंड्स का वो फिक्स लाइबिलिटीज़ की होती है, ठीक है। तो ये क्या आती है, इसमें हमारे पास कैपिटल सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिफरेंट टाइप के लोन्स जो हम बैंक से लेते हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। लोन हमने लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है कि वो लाइबिलिटीज़ जिनको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, ठीक है, और ये सिक्योर्ड नहीं होती। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं किसी चीज़ के बदले, दैट इज़ लोन। एंड अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं रहता, जैसे क्रेडिटर्स या बिल्स जो आपने पे करनी है, ठीक है, तो वो आपकी किस में आती है? करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। फिर नेट वर्थ या ओनर्स इक्विटी और कैपिटल क्या आता है? तो अब देखो, जो बिजनेसमैन है वो कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, या उसको हम एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक्सेस, अब लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में जो आपके एसेट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उसको हम कैपिटल या नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ में क्या आता है? नेटवर्थ में आता है कैपिटल और रिजर्व्स। अब कैपिटल जो है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, तो नेटवर्थ किसके बराबर है? ओनर की इक्विटी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल। ओनर की इक्विटी क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, दैट इज़ ओनर की इक्विटी। तो अगर एक बिजनेस का जो कैपिटल है वो 4 लाख है और क्रेडिटर्स 2 लाख है, तो इसका मतलब टोटल इक्विटी यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे जो इक्विटी है, एसेट्स हैं, वो किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे 4 लाख है, लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 2 लाख है। इसका मतलब कि जो एसेट्स हैं दैट विल बी इक्वल टू 6 लाख। अगर टोटल एसेट्स 1,50,000 है और कैपिटल जो है वो 1 लाख है, तो क्रेडिटर्स इक्विटी कितनी होगी? क्रेडिटर्स इक्विटी विल बी एसेट्स माइनस कैपिटल, दैट विल बी 50,000। अगर टोटल एसेट्स बिजनेस के 5 लाख हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 2 लाख हैं, तो ओनर की कैपिटल कितना होगा? दैट विल बी 3 लाख। ओके, अब आता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? तो देखो, वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में हो जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म लाइबिलिटी नहीं है, तो ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम शो नहीं करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में जो है फुट नोट की फॉर्म में जो है इसको हम शो करते हैं। जैसे एक वर्कर जो है वो कहेगा कि जो बिज़नेस है 5,000 रुपये मेरे इनके पास पेंडिंग है और इसको लेके अभी तक कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया है, तो ये जो है ये उसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। अब अकाउंटिंग जो होती है ना भाई, अकाउंटिंग जो होती है इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, बहुत सारे रूल्स का जो है फॉलो किया जाता है। तो कौन कौन से कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के यूज़ किए जाते हैं? लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है भाई? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी बिज़नेस कैसे काम कर रहा है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अलग अलग लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ओनर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, क्रेडिटर्स जो हमको लोन दे रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो दैट इज़ वाई इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो न सिर्फ बिज़नेस से जुड़ी हुई है बल्कि हर एक ऐसे इंसान से जुड़ी हुई है जो चाहता है कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, उसका मैं एक अकाउंट रखूँ। तो जनरली जो अकाउंटिंग है उसमें हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज़ करते हैं। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको मिलती है। हर जगह जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है वो इक्वली अप्लाई होता है। मेजरमेंट के लिए इसी को एक्सेप्ट किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है और वैलिड होता है। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगेन ये भी आपसे पूछा जाता है
तो यू शुड स्टडी दिस। सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज़ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है कि एक बिजनेस यूनिट जो है वो सेपरेट होता है। मतलब क्या है कि लेट्स से एक इंसान है जिसका नाम है राम, और राम जो है वो एक बिज़नेस को ओन करता है। लेट्स से उसके बिज़नेस का नाम है कुछ भी हो सकता है, लेट्स से मोमो हब उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो राम है वो अलग है और जो मोमो हब है वो अलग है। ठीक है, इसका मतलब कि जो इंसान बिजनेस पे पैसे लगा रहा है, जिसका कैपिटल उसमें जा रहा है, वो डिफरेंट है, ओनर डिफरेंट है। तो इस कंसेप्ट की बेसिस पे हम जो है, हम जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम जो मोमो हब है उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मोमो हब के लिए कितना कैपिटल हमको लगेगा, कितने एसेट्स मोमो हब के पास है, कितने लाइबिलिटीज़ है। हम राम को नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि राम के पास अपना घर है, राम के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो दैट इज़ वाई जो बिज़नेस है, ठीक है, वो क्या है, वो लाइबल है टू द ओनर फॉर द कैपिटल का। तो बिजनेस जो पैसा यहाँ पे है वो किसने लगाया है? वो राम ने लगाया है। लेकिन वो जो पैसा है जो राम ने लगाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, दैट इज़ बिजनेस जो है उसके लिए वो लाइबिलिटी है। वो आप समझ लो कि बिजनेस ने किसी और से वो पैसा लिया है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर राम क्या खर्चा कर रहा है, कितना कितना पैसा उसके पास है, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब राम बिजनेस के साथ उसका जो डीलिंग होगा, दैट इज़ बिजनेस में अगर वो कुछ पैसा डाल रहा है या बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है, उसी को हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स से कि एक कोई बिजनेसमैन है, उसका घर है, आधा घर जो है उसमें अपने बिजनेस का ऑफिस बना लिया है, और दूसरा जो आधा पार्ट है वहाँ पे वो खुद रहता है। बिल्डिंग का टोटल रेंट 50,000 है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि 25,000 जो है वो यहाँ पे प्रोप्राइटर के कैपिटल से आ रहा है। ठीक है, वो प्रोप्राइटर के कैपिटल से आ रहा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे एज अ लाइबिलिटी बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं कि वो उसका अपना घर है तो उसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, डेफिनेटली नॉट। तो ये क्या कहता है एंटिटी कंसेप्ट की, जो बिज़नेस का ओनर है और जो बिज़नेस है दोनों डिफरेंट होते हैं। फिर है दूसरा कंसेप्ट मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है ट्रांजैक्शंस का, जैसे इंडिया में जो पैसा है उसको रुपीज़ की फॉर्म में एक्सचेंज किया जाएगा, तो दैट इज़ वाई उसी में जो है उसको काउंट किया जाएगा। तो वो ट्रांजैक्शंस जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है उनको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं काम करने की, एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर रहे हैं, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसको पैसे की टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो है हमको हेल्प करता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक बिज़नेस के पास 5 कंप्यूटर्स हैं, 2 टेबल्स हैं, 3 चेयर्स हैं, तो एसेट्स जो है वो हम नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जब तक हम उसको पैसे की टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस करें। 1,50,000 कंप्यूटर्स, इसका मतलब कि कंप्यूटर्स जो है उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या तो कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है। तो कॉस्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो कहता है कि जो एसेट है, ठीक है, उसको बुक्स में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे, दैट इज़ जिस कॉस्ट पे हमने उसको एक्वायर खरीदा किया है, जिस कॉस्ट पे हमने उसको ख़रीदा है, इसका मतलब एसेट को हमेशा उसी कॉस्ट पे हम शो करेंगे। ठीक है, और ये कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं कब? इस कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम उस एसेट को ख़रीदते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली हम बुक वैल्यू में जो है डेप्रिसिएशन को चार्ज करके इसको हम रिड्यूस करते हैं। फ़र्नीचर अगर हमने 3 लाख का ख़रीदा है
तो इसको हम उसी कॉस्ट पे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इन केस अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम भी हो गई तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी पॉलिसी जो हम अकाउंटिंग की यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, वो जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी है, लेकिन वो हमने डिस्क्लोज नहीं किया। तो कंपनी जो है वो एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है वो अडॉप्ट कर रहा है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, तो इसका मतलब हम वही फॉलो करेंगे। फिर एक कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, कहता है जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो उस केस में हमें प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन लॉस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितने भी लॉसेस हैं उन सब लॉसेस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कुछ प्रोविज़न होता है कि कुछ रिज़र्व्स हमें रखना चाहिए, हमें कुछ ऐसा पैसा जो है वो रिज़र्व के तौर पे रखना चाहिए कि इनकेस अगर हम लॉस में चले जाएं तो उसको हम वहाँ से कवर करें। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो लोअर इनकम शो करे और बैलेंस शीट जो है वो लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करे और एसेट्स को जो है उतनी इंपॉर्टेंस ना दे। तो रिकॉर्डिंग की जो पॉलिसी है, ठीक है, इसका मतलब ये कहा गया है कि आपको सेफ प्ले करना है विद द अकाउंट्स। ठीक है, तो लेट्स से फैक्ट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन 25,000 है कॉस्ट प्राइस पे और 35,000 मार्केट प्राइस पे, लेकिन जब हम बुक रिकॉर्ड करेंगे तो हम 25,000 जो है इसी को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लोएस्ट है। गोइंग कंसर्न का मतलब एक एजम्पशन हम करते हैं कि बिज़नेस जो है वो एक ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हो रही है, जो चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है ये बताता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड एसेट्स में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, अक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ कितने हैं। तो एसेट्स की जो वैल्यूएशन होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। अगर एसेट्स की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज़ या अगर कोई भी डिक्रीज़ आया है, ठीक है, तो वो उसको हम इग्नोर करते हैं। देन रियलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, कहता है कि इनकम जो है उसको हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम को हम रियलाइज़ करते हैं। मतलब इनकम जब हम रिसीव करते हैं ना, जब हमको इनकम मिलती है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब सेल सच में होती है। सेल रेवेन्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है, जब सेल्स जो है वो होती हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कैश मिला है या नहीं मिला है। लेट्स से एक कंपनी है, उसको गुड्स 1 लाख रुपए का जो है ऑर्डर मिला है मई 2017 में, तो 60,000 के गुड्स ही उन्होंने बेचे और डिलीवर किए जून 2017 में। तो कैश जो है वो सिर्फ 60,000 का रिसीव किया सितंबर 2017 में। तो इस पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन सेल जो है वो हम जून 2017 में रिकॉर्ड करेंगे। फिर है एक्रूवल। अब एक्रूवल का मतलब क्या होता है कि जो इनकम है उसको हम रिकॉर्ड कब करते हैं, जब हम उस इनकम को कमाते हैं, और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं जब एक्सपेंसेस जो है हमको पे करने होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ हैं जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है उनको हमने कंसीडर करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है उन्होंने 1 लाख रुपए जो है एक बैंक में इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए। अब बैंक को जो है 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है मैच्योरिटी पे। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब अक्षय ने बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए के साथ, तो एक तरीके से तो बिज़नेस को जो है 5 लाख का फ़ायदा मिला, कैश मिला, और ऑन द अदर हैंड एक लाइबिलिटी आई, दैट इज़ अब जो बिज़नेस है उसको अक्षय को 5 लाख रुपए पे करने हैं। तो क्योंकि वो उसके लिए लाइबिलिटी है, तो ये कंसेप्ट है जो ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि हर एक डेबिट के लिए जितना डेबिट होता है, जितना पैसा उधार हमने लिया है, उतना ही पैसा जो है वो क्रेडिट भी करना है। तो पूरा सिस्टम जो डबल एंट्री बुक कीपिंग का है वो इसी पे बेस्ड है। तो यहीं से जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी अराइव होती है। फिर है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब कि जो अकाउंट है वो हमको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स सारी इन्फॉर्मेशन, फेयर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जो है वो ईमानदारी से जो है हमने डिस्क्लोज़ करनी है अपने सारे यूज़र्स को। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट जो बिज़नेस का है, या जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब बिज़नेस रिजल्ट्स, ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस हुआ है, कितना इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज़ हुई है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए और सारे लोग जो है उसको समझ सकें। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है
कहता है कि जितने भी मटेरियल आइटम्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो कोई भी आइटम जो सिग्निफिकेंट या रेलिवेंट नहीं है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। मटीरियलिटी कंसेप्ट सब्जेक्टिव है नेचर में। मटीरियलिटी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, बिज़नेस का साइज़ कितना है, इन्फॉर्मेशन का नेचर कितना है, एक इंसान जो डिसीजन ले रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। ठीक है, एक आइटम एक इंसान के लिए मटेरियल हो सकती है, दूसरे के लिए इममटेरियल हो सकती है। फिर है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड में हमारा रेवेन्यूज़ है, दैट इज़ हमारी जो अर्निंग है, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्सपेंसेस, विद जो हमारा खर्चा है। तो ये कंसेप्ट एक्रूवल और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट पे बेस्ड है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या करता है, सेम टाइम हम चूज़ करते हैं दोनों के लिए। तो जितने भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हमने पे किया है उनको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो इस कंसेप्ट की बेसिस पे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए और एक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ के लिए, और ड्यू प्रोविजंस जो फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेप्ट का जो डेप्रिसिएशन हुआ है उससे रिलेटेड। तो ये रेवेन्यूज़ जो हमने अर्न किए हैं अकाउंटिंग पीरियड में, उनको जो है उनको मैच करता है विद द एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमें हुए हैं उस टाइम पे रेवेन्यूज़ को कमाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये हमको बताता है कि अकाउंटिंग में हमें कौन से नॉर्म्स हैं, कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ताकि अलग अलग एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए ताकि हर एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट हो, उसको एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, एडुकेट हो और रिलायबल हो। तो कोहलर जो है, कोहलर ने क्या बोला है, कोहलर ने बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं जिनको कस्टम्स, लॉज या प्रोफेशनल बॉडीज़ जो है वो इम्पोज करती हैं ताकि पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स को जो है बेनिफिट मिले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है। ठीक है, जिसमें रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। अब क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सके। अकाउंटेंट्स दुनिया के, चाहे वो इंडिया का अकाउंटेंट है, अमेरिका का अकाउंटेंट है, वो यूनिफॉर्म प्रोसीजर को फॉलो करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो, जैसे अगर हमने रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाटा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो कौन सी कंपनी बेटर रहेगी, तो वो मैं कर सकता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बेटर हो और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाए। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इनको कौन इशू करता है भाई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये क्या है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक सेट है जो हमको बताता है कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजैक्शन होगी और कैसे इनको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट किया जाएगा। IFRS जो है ये इशू किया जाता है ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जाए जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होंगे और जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अब इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इंडिया में क्या होता है भाई, चलिए बात करते हैं। तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, इनको इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो है इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ASB 21 अप्रैल 1977 को बनाया था और इन्होंने रियलाइज़ किया था कि ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में डेवलप करें। ठीक है, तो ASB जो है क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है ताकि ये स्टैंडर्ड्स को जो है काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाए। ASB जो है ये एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूजेज, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनको कंसीडर करेगा जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इंडिया के लिए बनाएगा। अब आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दैट इज़ जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो दैट इज़ वाई इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो सिमिलर होनी चाहिए टू अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो बाकी कंट्रीज़ में प्रिपेयर होती हैं।
तो दैट इज़ वाई अभी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, उनको IFRS के साथ कन्वर्ज किया गया है। तो इस कन्वर्जन से क्या हो गया है कि इंड AS बन गया है। इंड AS बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो जिनको मॉडिफाई किया गया है विद इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अभी के टाइम पे जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंड AS रूल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स जो है वो अभी भी अकाउंटिंग सिस्टम्स ही फॉलो करते हैं। तो फ्यूचर में जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं इंडिया की, वो इंड AS उनको फॉलो करना है। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो ने 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला है AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर कंपनीज एंड फॉर अदर्स। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो फॉलो की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनेंगी और उनको हमने डिस्क्लोज़ करना है कौन सी पॉलिसी हमने यूज़ की है। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्री का मतलब जो मटेरियल हम बेचते हैं उसकी जो वैल्यू है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है, जिस कॉस्ट पे हमने उसको ख़रीदा है उससे कम कॉस्ट पे होनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो एसेट का है वो उसको भी हमने एलोकेट करना है सिस्टमेटिक बेसिस पे। अकाउंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कंपनीज़, तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस ऑफ पीरियड। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर कंपनीज, स्टैंडर्ड जो है बेसिक रेवेन्यू आइटम्स के लिए बताता है। इसमें कंडीशंस बताई गई हैं कि कैसे रेवेन्यूज़ को हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स एंड कंपनीज़ की बात करें तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट है उसमें ओरिजिनल कॉस्ट आएगी और कोई भी कॉस्ट जिससे एसेट वर्किंग कंडीशन में आएगा तो फिक्स्ड एसेट जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, जब कोई बेनिफिट उससे हमको नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे जब एक एश्योरेंस होगा कि एंटरप्राइज जो है वो सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एन एंटरप्राइज जो है वो करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उनको डिस्क्लोज़ करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लोअर कॉस्ट पे हमने कैरी करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, स्टैंडर्ड टैक्स एक्सपेंसेस जो पीरियड के हैं जिसमें करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स आता है जो वो हमने इंक्लूड करना है। ओके, सो विद दिस हमारा फिनिश हो चुका है चैप्टर विच वाज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो अकाउंटेंसी है वो हमने उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड इस तरीके से हमारी आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो सून। ओके, थैंक यू ऑल।